हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ब्रिटिश संविधान से रिलेटेड है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे ब्रिटिश संविधान का विकास कैसे हुआ और ब्रिटिश संविधान के विकास के कौन कौन से चरण हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं ब्रिटिश संविधान का प्रारूप क्या है। तो आज जिस देश को इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, यानी प्रेजेंट टाइम में, आधुनिक समय में, वर्तमान समय में जिस देश को इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है उसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन है। उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन है, जिसमें वेल्स, आयरलैंड एवं स्कॉटलैंड भी समाहित हैं। ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है और ब्रिटेन का जो संविधान है वह विकसित संविधान है। अब इसके आगे देखेंगे ब्रिटिश संविधान का विकास कैसे हुआ। ब्रिटिश संविधान का निर्माण एवं विकास किसी सभा या समिति द्वारा किसी निश्चित समय में नहीं हुआ है। यानी कि जो ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है, इसका जो निर्माण हुआ है वो किसी सभा द्वारा या किसी समिति द्वारा किसी निश्चित समय में नहीं हुआ है। यानी कि संविधानों के जब हम निर्माण की बात करते हैं तो हमारे जैसे कि भारत में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसके बारे में हम सभी जानते हैं कि एक संविधान समिति बनाई गई। उस समिति ने संविधान को बनाया और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, तब जाकर के हमारे भारत का संविधान बना। उसी प्रकार से हम कल्पना करते हैं कि सभी देशों का संविधान बना होगा, लेकिन ये जो ब्रिटिश संविधान है इसके निर्माण की कहानी कुछ अलग है। इसके निर्माण की कहानी इस प्रकार से है कि ब्रिटिश संविधान का जो निर्माण है एवं विकास है किसी सभा या समिति द्वारा किसी निश्चित समय में नहीं हुआ है, बल्कि यह एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। और इस ब्रिटिश संविधान को प्रारंभ से, इस ब्रिटिश संविधान को शुरुआत से यानी प्रारंभ से, जब से वो ब्रिटिश शुरू हुआ तब से वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में, यानी प्रारंभ से वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में 1400 वर्षों से अधिक समय लगा है। 1400 वर्षों से अधिक समय लगा है। और इसके विकास की संपूर्ण प्रक्रिया, इसके जो विकास की प्रक्रिया है, सारी की सारी प्रक्रिया है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ी है तथा इस संविधान के निर्माण में तत्कालीन हालातों, परिस्थितियों तथा जन जागरूकताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ब्रिटिश संविधान के इस संपूर्ण विकास यात्रा को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 6 भागों में बांट सकते हैं, यानी 6 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें पहला चरण है एंग्लो सैक्सन काल। इसमें सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, यानी इस काल में सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। दूसरा चरण है नॉर्मन काल। इसमें राजकीय निरंकुशता और सबल केंद्रीय सरकार का उदय हुआ। तीसरा चरण है प्लेंटाजेनेट काल। इस काल में वैधानिक संस्थाओं का उदय हुआ। चौथा चरण है ट्यूडर काल। इस काल में पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना हुई। पांचवा चरण है स्टुअर्ट काल। इस काल में निरंकुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र के पक्षों में संघर्ष हुआ। परिणाम स्वरूप लोकतंत्र की आधारशिला की स्थापना हुई। छठवां काल है या छठवां चरण है हेनेवर काल। इस काल में संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ। अब इसके आगे एक एक चरणों को हम विस्तार से देखेंगे। पहला है एंग्लो सैक्सन काल। ब्रिटिश संविधान का विकास एंग्लो सैक्सन युग से प्रारंभ होता है और ऐसा माना जाता है कि रोम के शासक सीजर ने फ्रांस पर आक्रमण किया और विजय प्राप्ति के बाद इंग्लैंड पर भी अधिकार कर लिया और 400 वर्षों तक रोम पर उसका शासन रहा। 400 वर्षों तक इंग्लैंड पर उसका शासन रहा। परंतु एंग्लो सैक्सन नामक जाति के लोगों ने
रोमन लोगों को परास्त करके वहाँ से भगा दिया। यानी कि जो एंग्लो सेक्सन नामक जाति के लोग वहाँ पर रह रहे थे, उन लोगों ने रोमन लोगों को परास्त करके यानी हरा करके वहाँ से भगा दिया और अपने राज्य की सीमा रेखा तय कर ली। एंग्लो सेक्सन काल के प्रारंभ में 7 कबीलों के 7 छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए थे। एंग्लो सेक्सन काल में यानी काल के प्रारंभ में 7 कबीलों के 7 छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए थे और आगे चलकर यही 7 राज्य अल्फ्रेड महान के नेतृत्व में एक विशाल राज्य के रूप में परिवर्तित हुए। यहीं से ब्रिटेन में राजतंत्र का प्रारंभ हुआ। इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान आगा ने कहा है कि राजतंत्र ब्रिटेन की एक प्रथा है। राजतंत्र क्या है? तो राजतंत्र ब्रिटेन की एक प्रथा है, यह बाहर से नहीं लाई गई है। यानी जो राजतंत्र है वो ब्रिटेन की एक प्रथा है और वो बाहर से नहीं लाई गई है। इस काल में कार्यपालिका शक्ति राजा में निहित तो होती थी और इस काल में क्या था, तो जो कार्यपालिका की शक्ति थी वो राजा में निहित तो होती थी और उसे ही न्याय का अधिकार भी दिया गया। राजा के सहयोग के लिए बड़ों की परिषद नामक संस्था की स्थापना की गई। यानी राजा के सहायता के लिए, हेल्प के लिए बड़ों की परिषद नामक संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था में धनी, बुद्धिमान, चर्च, सेना और शासक यानी शासन सेना के उच्च अधिकारी रखे जाते थे। सेना और शासन सेना के उच्च अधिकारी रखे जाते थे, जिनका काम राजा की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण रखना और राजा को सलाह देना था। इसलिए सेक्सन काल के राजा निरंकुश नहीं बने। और अब इसके आगे देखेंगे नॉर्मन काल। 1066 में नॉर्मंडी के राजा विलियम ने आक्रमण करके सेक्सन राजा को पराजित कर वहां अपना शासन स्थापित किया। 1066 में नॉर्मंडी के राजा विलियम ने आक्रमण करके सेक्सन राजा को पराजित कर वहां अपना शासन स्थापित किया। यहीं से ब्रिटिश इतिहास में नॉर्मन काल प्रारंभ हुआ। इस काल में विलियम ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए शक्तिशाली केंद्रीय शासन की स्थापना की और राजा की जो सलाहकारी परिषद थी और राजा की जो सलाह देने वाली परिषद थी, सलाहकारी परिषद थी, उसे समाप्त करके सामंती व्यवस्था की गई। और इस काल में राजा की सहायता के लिए मैग्नम काउंसिलियम महान नामक परिषद स्थापित की गई और इसके सदस्यों में जमींदारों, बिशपों और मठाधीशों को शामिल किया गया था और इसकी बैठक नियमानुसार होती रहती थी और इसकी जो बैठक थी वह नियमानुसार होती रहती थी। लेकिन इसकी जो शक्तियाँ थीं, राजा की शक्तियाँ बढ़ जाने के कारण सीमित थीं। राजा इन सदस्यों के परामर्श से कानून का निर्माण करता था और ये सदस्य राजा को प्रसन्न करने का प्रयत्न भी करते थे। यह एक बड़ी संस्था थी, इसलिए बैठक में सभी सदस्य उपस्थित नहीं हो पाते थे। अतः इसमें एक छोटी संस्था का जन्म हुआ। अतः इसमें से एक छोटी सी संस्था का जन्म हुआ जिसे क्यूरियस रेजिस या किंग्स काउंसिल अस्थाई परिषद कहा जाने लगा। यानी जिसको क्यूरियस रेजिस कहा गया या फिर जिसको अंग्रेजी में किंग्स काउंसिल कहा जाता है, अस्थाई परिषद कहा जाने लगा। यह छोटी परिषद थी लेकिन बड़ी परिषद की अनुपस्थिति में बहुत से कार्य करती थी। इसी परिषद से प्रिवी काउंसिल, मंत्रिमंडल और उच्च न्यायालयों का जन्म हुआ था। और अब इसके आगे देखेंगे तीसरा खंड, जो कि है प्लेंटाजेनेट कॉल। हेनरी द्वितीय ने विलियम द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को ठीक एवं व्यवस्थित करने के लिए क्यूरियस रेजिस के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को पृथक कर दिया। यानी कि प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को बांट दिया, जिसमें प्रशासनिक भाग प्रिवी काउंसिल कहलाया और न्यायिक एवं राजकोषीय भाग उच्च न्यायालय की जननी बन गई। इसी बीच में 1215 में सम्राट जॉन ने विवश होकर एक अधिकार पत्र जारी किया जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस पत्र के द्वारा जनता को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ, राइट टू फ्रीडम का अधिकार प्राप्त हुआ, यानी स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ।
और इस पत्र के अनुसार यह निश्चित कर दिया गया कि किसी को गिरफ्तार या निर्वासित करने के लिए कानूनी आधार जरूरी है। इस पत्र में क्या कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना या निर्वासित करने के लिए कानूनी अधिकार जरूरी है। बिना कानूनी अधिकार के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निर्वासित नहीं किया जाएगा, जिससे अब राजा के अधिकार और सीमित हो गए। और फिर 1254 में संसद का उदय हुआ। 1254 ईस्वी में संसद का उदय हुआ। सम्राट हेनरी तृतीय ने संसद के बैठक में भाग लेने के लिए प्रत्येक काउंटी से नाइट को आमंत्रित किया। प्रत्येक काउंटी से नाइट को आमंत्रित किया, जिसे शासन परिषद के अधिकार सौंपे गए, जिसने धीरे धीरे अपने अधिकार बढ़ा लिए और जिस परिषद ने धीरे धीरे अपने अधिकार बढ़ा लिए और राजा को अनेक कार्यों के लिए विवश किया जाने लगा। कुछ दिन बाद राजा ने यह घोषणा कर दी कि वह किसी परिषद के निर्देश मानने के लिए बाध्य नहीं है। कुछ दिन बाद राजा ने क्या किया, तो राजा ने ये घोषणा कर दी कि वह किसी भी परिषद के निर्देश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। परिणाम स्वरूप संघर्ष छिड़ गया और राजा प्रजा के संघर्ष में प्रजा विजयी हुई। 1264 में साइमन डी मंडफोर्ट ने एक पार्लियामेंट बुलाई। इसमें सामंतों, जमींदारों और हर काउंटी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और अगले वर्ष फिर सभा की गई, जिसमें नगरों और छोटे प्रांतों के प्रतिनिधि भी बुलाए गए। इस प्रकार लोकसभा की नींव पड़ी। साइमन को फादर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। इसमें सभी वर्ग शामिल थे। अतः इसे आदर्श संसद भी कहा जाता है। बाद में इसमें अमीर, सामंत, पूंजीपति और पादरी अलग अलग सभा करने लगे, तो इसको पृथक कर दिया गया और यह पृथक संस्था हाउस ऑफ लॉर्ड्स बन गई। इस प्रकार ब्रिटेन में द्विसदनात्मक संसद का जन्म हुआ। इस प्रकार से ब्रिटेन में द्विसदनात्मक संसद का जन्म हुआ। और अब इसके आगे देखेंगे ब्रिटिश संविधान का अगला चरण यानी अगला काल। अगला है ट्यूडर काल। अगला क्या है, तो अगला है ट्यूडर काल। ट्यूडर काल के राजाओं ने संसद को अपने अधीन कर स्वयं को शक्तिशाली बनाकर निरंकुश हो गए थे। यानी ट्यूडर काल के जो राजा थे, जो महाराजा थे, जो शासक थे, उन्होंने संसद को भंग कर दिया था, यानी अपने अधीन कर लिया था, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और अपना नियंत्रण स्थापित करने की वजह से ही वो निरंकुश हो गए थे। और वह संसद को धन प्राप्ति का साधन समझते थे। अतः उसे ऐच्छिक कार्य करने के लिए बाध्य करते रहते थे। अब अगला है स्टुअर्ट काल। 1608 में स्टुअर्ट वंश का प्रारंभ हुआ। उसने राजा को दैविक शक्ति संपन्न कहकर निरंकुश शासन की स्थापना करनी चाहिए। स्टुअर्ट वंश का जो शासक था, उसने राजा को दैविक शक्ति संपन्न कहा और निरंकुश शासन की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन इसमें वह असफल रहा, क्योंकि यह अपने अधिकार को दैवीय मानता था और अपने परमाधिकार को बहुत बल देता था और संसद इसका विरोध कर रही थी। अतः उसने संसद की उपेक्षा कर दी। बाद में 1628 में संसद के दोनों सदनों ने चार्ल्स प्रथम के सम्मुख अधिकारों की याचिका प्रस्तुत की, जिसे चार्ल्स प्रथम को बाध्य होकर मानना पड़ा। इस याचिका में ये कहा गया था कि टैक्स के मामले में संसद की स्वीकृति होनी चाहिए। इस चार्ट में क्या कहा गया, इस याचिका में क्या कहा गया, तो इस याचिका में कहा गया कि टैक्स के मामले में, कर के मामले में राजा को संसद की स्वीकृति लेनी होगी, जिसे राजा ने स्वीकार तो कर ली, जिसको राजा ने स्वीकार तो कर ली, एक्सेप्ट तो कर ली, लेकिन 11 वर्षों तक संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आयोजित ही नहीं किया। राजा ने संसद के दोनों सदनों का बात मान लिया कि चलो ठीक है, टैक्स के मामले में हम संसदों की स्वीकृति जरूर लेंगे, लेकिन इस बात को मानने के बाद 11 वर्षों तक उसने संसद के दोनों सदनों को बुलाया ही नहीं, उनका जो अधिवेशन है उसको आयोजित ही नहीं किया।
परिणाम स्वरूप फिर संघर्ष शुरू हो गया और यह गृह युद्ध 1642 से 1645 तक चला। इस युद्ध में चार्ल्स प्रथम हार गया और क्रॉमवेल का शासन स्थापित हुआ। इसके बाद ब्रिटेन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और ब्रिटेन में गणराज्य व क्रॉमवेल की घोषणा कर दी गई और एक लिखित संविधान अपनाया गया जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, लेकिन क्रॉमवेल की मृत्यु के साथ ही गणराज्य और लिखित संविधान भी समाप्त हो गया। लेकिन एक बार फिर से क्रॉमवेल की जब मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के साथ ही गणराज्य और लिखित संविधान भी समाप्त हो गया और चार्ल्स द्वितीय राजा बना। उसके शासनकाल में संसद का महत्व स्थापित हुआ। चार्ल्स द्वितीय ने प्रिवी काउंसिल की सदस्य संख्या बढ़ जाने के कारण परामर्श कार्य के लिए यानी सलाह के कार्य के लिए 5 सदस्यों की एक समिति बनाई जिसे वह केबल कहा करता था। इसी से कैबिनेट पद्धति का विकास हुआ है, यानी केबल से ही कैबिनेट पद्धति का विकास हुआ है। लेकिन राजा के अधिकार अभी भी बहुत अधिक थे, अतः उनके अधिकारों को सीमित करने के लिए 1679 में हैवियस कॉर्पस एक्ट यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम बनाया गया। इस वजह से राजा के अधिकारों को सीमित करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम बनाया गया। जेम्स द्वितीय के समय से राजा और संसद के बीच संघर्ष हुआ। जेम्स द्वितीय उस संघर्ष का सामना न कर सका और 1688 में वह भाग गया। इंग्लैंड के इतिहास में इसी घटना को गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। और अब इसके आगे देखेंगे हेनेवर काल यानी ब्रिटिश संविधान का अगला चरण क्या है। तो अगला चरण है हेनेवर काल, जो कि 6वां चरण है। इस काल में संसद और राजा के बीच होने वाले संघर्ष को भविष्य में समाप्त करने के लिए संसद ने बिल ऑफ राइट्स तैयार किया। हेनेवर काल में क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट कॉल है हेनेवर काल। इस काल में संसद और राजा के बीच में होने वाले संघर्ष को भविष्य में समाप्त करने के लिए संसद ने बिल ऑफ राइट्स तैयार किया, जिसे राजा विलियम और मैरी ने स्वीकार कर लिया। इस बिल में निम्नलिखित अधिकार अंकित थे। और इस बिल में कौन कौन से अधिकार थे, तो इस बिल में निम्नलिखित अधिकार अंकित थे, जिसमें पहला है कि संसद की अनुमति के बिना राजा कोई कर नहीं लगा सकता। संसद की अनुमति के बिना राजा कोई भी कर नहीं लगा सकता। दूसरा है संसद प्रतिवर्ष बुलाई जाएगी और संसद प्रतिवर्ष बुलाई जाएगी। सेना भी संसद की स्वीकृति पर रखी जाएगी और सेना भी जो रखी जाएगी वह संसद की स्वीकृति पर ही रखी जाएगी। राजा को नए न्यायालय की स्थापना का अधिकार नहीं होगा। राजा नए न्यायालय की स्थापना नहीं कर सकता। संसद के सदस्यों को बुलाने की स्वतंत्रता रहेगी और संसद के सदस्यों को बुलाने की स्वतंत्रता राजा को रहेगी। इस प्रकार बिल ऑफ राइट्स के द्वारा संसद का आधिपत्य स्थापित हुआ और प्रसिद्ध विद्वान मुनरो के अनुसार इसमें संसद की वैधानिक प्रभुत्व की घोषणा की गई। इसमें संसद की वैधानिक प्रभुत्व की घोषणा की गई। बिल ऑफ राइट्स पास होने के बाद बिल ऑफ राइट्स प्राप्त यानी पास होने के बाद ब्रिटिश शासन प्रणाली में निम्नलिखित बदलाव हुए, जो इस प्रकार से हैं। यानी बिल ऑफ राइट्स पास होने के बाद ब्रिटिश शासन प्रणाली में निम्नलिखित बदलाव हुए, जो इस प्रकार से हैं। जिसमें पहला है कि सम्राट के अधिकारों में कमी आई। सम्राट के जो अधिकार थे उस अधिकारों में कमी आई। कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ। लॉर्ड सभा की तुलना में लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन के महत्व में वृद्धि हुई। लोकसभा के प्रजातांत्रिक स्वरूप का उदय हुआ। दलीय पद्धति का विकास हुआ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।